जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स पे। फिर हम लोग सीखेंगे कि एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, इन्हें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फिर वीडियो के अंत में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड जो होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये दोनों मेथड होते क्या हैं और कैसे हम लोग इन मेथड की हेल्प से किसी भी लेंथ को मेजर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये सीखते हैं कि लेंथ के लिए जो हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो कई बार हम लोग बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस बताते हैं। जैसे हमें कई बार ये बताना होता है कि ये ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना हुआ है, तो दो एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, या फिर एटम के न्यूक्लियस का साइज कितना है, या फिर एटम का साइज कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस है, इनके लिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट बनाए हुए हैं। जैसे फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, माइक्रोन है। ये सब की सब लेंथ की यूनिट्स हैं और छोटी यूनिट्स हैं। एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है, एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए लिख के ऊपर जीरो लगा देते हैं तो वो एंगस्ट्रॉम का साइन कहला जाता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर को हम लोग स्मॉल n और फिर m लिख देते हैं तो नैनोमीटर कहला जाता है। एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, या फिर इसको हम लोग 10 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं कई बार। माइक्रोन, इसको नॉर्मली कई बार माइक्रोन बोलते हैं हम लोग, कई बार माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻16 मीटर। लेकिन कई बार हमें बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस बतानी होती हैं। जैसे यहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट की बतानी है हमें कि अर्थ से दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस कितनी है, या फिर यहाँ से मून की डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से सन की डिस्टेंस बतानी है। तो ये जो डिस्टेंस होती हैं इनको हम लोग मीटर या फिर किलोमीटर में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, कहने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी बतानी है, तो ऐसे थोड़ी ना हम लोग बोलेंगे कि 95,352 करोड़ 80 लाख और इतना फला फला। तो इस तरह का थोड़ी डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि यहाँ से चंद्रमा के बीच की दूरी 1 AU हो गई, 1 पारसेक हो गई, या फिर 1 लाइट ईयर हो गई, जो भी हम लोग निकालने वाले हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बड़ी बड़ी यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे। तो अगर अच्छी खासी डिस्टेंस, बड़ी बड़ी डिस्टेंस मापना हो तो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं हमारे पास। जैसे लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और सबसे बड़ी यूनिट है हमारे पास लेंथ की पारसेक। इससे बड़ी लेंथ की यूनिट अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाई है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश है हमारे पास और उसको 1 साल तक चलने दिया जाए तो वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा उसको हम लोग उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं, और वो डिस्टेंस इतनी होती है। 1 सेकंड में हमारा प्रकाश 3 इंटू 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 1 लाइट ईयर मतलब 1 साल तक चलने दिया जाए तो वो अच्छी खासी डिस्टेंस कहला जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बगल में बैठा हुआ है ना। 1 यूज करने बस से नहीं काम चलेगा, ये लाइट ईयर बताता है कि वो अच्छी खासी बड़ी डिस्टेंस है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना हो जाता है। फिर हम लोग कई बार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग AU से डिनोट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हो जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक AU, ये अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस है। जब हमें ये बताना होगा कि यहाँ से सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो हम लोग नॉर्मली 1 AU बोल देते थे। और बड़ी डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास है पारसेक। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पारसेक है, क्योंकि 10⁻16 मीटर है, तो पारसेक सबसे बड़ा कहला जाएगा।
फिर उससे छोटा कहला जाएगा ये वाला 10⁻15 मीटर लाइट ईयर, तो ये हो जाएगा उससे छोटा लाइट ईयर। फिर लाइट ईयर से भी छोटा हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, क्योंकि यहाँ पे 10⁻11 मीटर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं ये सब की सब लेंथ की यूनिट्स हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगल और सॉलिड एंगल पे कि एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। एंगल से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के मैं निचले हिस्से को देखूं और इस मार्कर के ऊपरी हिस्से को देखूं तो ऐसी रेखाएं मिलेगी, यहां से ऐसी रेखाएं मिलेंगी। तो यहां पे जो कुछ भी बन रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल। जैसे ये था हमारा मार्कर, यहां से मैं देख रहा हूं तो यहां से ऊपरी हिस्से को देखूंगा तो ये वाली रेखा मिलेगी और नीचे वाले हिस्से को देखूंगा तो ये वाली रेखा मिलेगी। इन दोनों लाइन के बीच ये जो कुछ भी बन रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल, और इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो थीटा का मान रहेगा उसको हम लोग रेडियन में बताया करते हैं। तो एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। और इसके लिए सिंबल होता है RAD। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में यूज करते हैं, मीटर यूनिट हो जाती है, लेकिन मीटर को बताने के लिए हम लोग m इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में और इसका यूनिट हो जाता है, इसका सिंबल हो जाता है RAD। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो अगर हमारे पास यहाँ पे सर्कल हो जाए, ये एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल, ये सेंटर है उसका और यहाँ पे ये रेडियस है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से इस वाले हिस्से को देखें, कहीं पे भी थोड़ा सा हिस्सा हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कुछ भी बन रहा है, ये जो आर्क है हमारा, इस सेंटर पे जो कुछ भी बना रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि ये एंगल बन रहा है और ये थीटा कहलाता है। इसको हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे यहाँ पे ये आर्क कहला जाएगी, अगर ये वाली लेंथ L हो तो L अपॉन क्या हो जाएगा? R। थीटा इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि L का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए 2 आ गया तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। अब इसको हम लोग बताना है कि 1 रेडियन कितना होता है। थीटा का मान हमें बनाना है, इसकी परिभाषा बतानी है कि 1 रेडियन कितना होता है, डिफाइन करना है। तो थीटा का मान अगर हमें 1 बनाना है तो थीटा इक्वल टू कितना है? L अपॉन R है, आर्क अपॉन रेडियस है। इसकी वैल्यू 1 कब हो जाएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, तो उससे नीचे वाला कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस सर्कल की रेडियस तो फिक्स है R, लेकिन हम लोग L को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम लोग इस L को जस्ट R के बराबर ले लें, ये जो L है हमारा वो जस्ट R के बराबर हो जाए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? L की जगह आप R कर दें तो R अपॉन R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा हमारा रेडियन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि अगर हम आर्क लें और आर्क की लेंथ कितनी हो? आर्क की लेंथ ठीक उतनी ही हो जितनी कि इस सर्कल की रेडियस है, तो ये वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू होगी 1 रेडियन। कोई भी आर्क जिसकी लेंथ कितनी हो उस सर्कल के रेडियस के बराबर, तो उस आर्क द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ये हो जाएगी 1 रेडियन की डेफिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल तब बनता है जब कोई भी सरफेस किसी पॉइंट पे एंगल सब्सटेंस करे, तो वहां पे बन जाता है सॉलिड एंगल। जैसे
ये हमारी छत है, इस छत के द्वारा इस पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है, तो फिर सॉलिड एंगल बनेगा। वो कैसे? जैसे वो कोना है तो उस कोने से इस पॉइंट को मिलाएंगे, वो कोना है तो उस कोने से इस पॉइंट को मिलाएंगे, वो कोना है तो इस पॉइंट को मिला दिए, वो कोने से इस पॉइंट को मिला दिए, तो कुल मिला के ऐसे मिल रहा है इस पॉइंट पे ऐसे। तो यहाँ पे जो कुछ भी बन रहा है वो ऐसे बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे आप लोग कुल्फी खाते हैं, कुल्फी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो जो आइसक्रीम आती है ना कुल्फी वाली, ऐसे होता है, ये ऐसे कोण रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, तो वहाँ पे सेंटर पे ऐसा कुछ भी बनेगा, जो बनता है वहाँ पे उसी को हम लोग बोल देते हैं सॉलिड एंगल। अगर यहाँ पे सरफेस ली जाए तो ये सरफेस इस पॉइंट पे ऐसे एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। डायग्राम से ये थी अपनी कुल्फी, ये अपनी कुल्फी है ना, ये अपनी कुल्फी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 3D में ये एंगल बनेगा ना, ऐसे करके एंगल बनेगा। अगर ऐसे कुल्फी ली जाए तो यहाँ पे ऐसे में बनेगा एंगल, इसी को हम लोग बोल देते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, डी ओमेगा सॉलिड एंगल। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक स्फीयर मान लेते हैं, गेंद, फुटबॉल, ये स्फीयर हमने मान लिया, उसकी रेडियस कितनी मान ली हमने? आर। ये एक स्फीयर था ना, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर, स्फीयर का हम लोग छोटा सा हिस्सा काटते हैं, ये ऊपरी हिस्सा, तो यहाँ पे जो भी एंगल सब्सटेंस करेगा इसको हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा सॉलिड एंगल। हमारे पास फुटबॉल थी, उस फुटबॉल का हमने छोटा सा हिस्सा काट दिया है, यहाँ का छोटा सा हिस्सा काट दिया है, तो वो कुछ ऐसे होगा, उस सेंटर पे कुछ ऐसे कोण बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको डिफाइन किया जाता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू, ये जो सरफेस रहा होगा ऊपरी हिस्से का उसका एरिया अपॉन इस फुटबॉल की जितनी रेडियस रही होगी, मान लीजिए कि रेडियस आर है तो रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में बताया करते हैं, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है एस आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगी डी ओमेगा इक्वल टू, मान लीजिए 3 आ गई, तो डी ओमेगा इक्वल टू बोलेंगे 3 स्टेरेडियन, इसको एस आर से डिनोट करेंगे, ऐसे 3 एस आर लिख देंगे तो 3 स्टेरेडियन कहला जाएगी। जैसे हमारे पास ये फुटबॉल है, ठीक है, ये स्फीयर है अपनी, हाँ, तो इस स्फीयर का हम लोग छोटा सा पार्ट काट लें, मान लीजिए कि हमने ये हिस्सा काट लिया है, ये हिस्सा हमने काट लिया है, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा सेंटर पे कुछ ऐसे कोण बनाएगा। ये अपनी फुटबॉल थी, हमने छोटा सा पार्ट इधर साइड का काट लिया है, तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा सेंटर पे कुछ ऐसे करके एंगल सब्सटेंस कर रहा होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो हमने इतना हिस्सा लिया था इसका एरिया अपॉन इस फुटबॉल की, इस बॉल की रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि इस छोटे से हिस्से के द्वारा उस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा होगा, डी ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, ये स्फीयर है हमारे पास, अब कोई भी सरफेस किसी भी सेंटर पे जितना कोण बनाएगा, जितना एंगल सब्सटेंस करेगा, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोल देते हैं। कैसे बनेगा वो? तो आप इतना सा पार्ट काट लीजिए इस गोले का, इतना पार्ट, ये सरफेस कहला गया। अब इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पे सेंटर पे ऐसे करके एंगल सब्सटेंस होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये अपनी फुटबॉल थी, हमने छोटा सा एरिया काट लिया है, अब ये छोटा सा एरिया यहाँ पे सॉलिड एंगल बना रहा होगा। इसको कैसे डिफाइन करना है? तो डी ओमेगा इक्वल टू, अगर यहाँ का एरिया ए रहा हो तो ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यही कहला जाएगा सॉलिड एंगल। अब हमें एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन बतानी है, तो कैसे हो जाएगा वो? इस बॉल की रेडियस फिक्स है, हम लोग एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये एरिया भी छोटा सा है, कुछ देर बाद अगर हम लोग बड़ा सा कर दें, यहाँ का एरिया ले लें, हो सकता है पूरा एरिया ले लें, तो एरिया चेंज किया जा सकता है।
अगर हम लोग इस एरिया को कन्वर्ट कर पाए किसमें, आर स्क्वायर में, एरिया को किसके बराबर कर दें, आर स्क्वायर के बराबर कर दें, तब हमारा काम बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम लोग कोई भी फुटबॉल लें और उस फुटबॉल का उतना हिस्सा काटें जिसका एरिया उस बॉल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो उस सरफेस के कारण जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंस हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। फिर से एक बार, अगर कोई भी फुटबॉल है, इसको हमने ऐसे काटा है कि उसका जो एरिया है इस फुटबॉल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्टेरेडियन आ जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने इस फुटबॉल का उतना हिस्सा काटा है जिसका एरिया इस फुटबॉल के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर इस सरफेस के कारण इस फुटबॉल के सेंटर पे जितना भी सॉलिड एंगल सब्सटेंस हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें कभी भी लेंथ मेजर करना हो तो किन किन मेथड से किसी भी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो लेंथ को मेजर करने के नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहलाता है कि अगर हमें कभी भी लेंथ मेजर करना है तो डायरेक्टली हम लोग स्केल उठाएंगे और उस लेंथ को मेजर कर लेंगे, तो वो तरीका कहला गया हम लोग का डायरेक्ट मेथड। जैसे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो डायरेक्ट आप स्केल लीजिए, लेंथ मेजर कर लीजिए, तो पता चल जाएगी आपको कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, जो भी हो। इस बोर्ड की हमें लेंथ पता करनी है तो हम करेंगे क्या, वही मीटर लेंगे और माप लेंगे यहाँ पे कि इसकी लेंथ कितनी है, जो भी हो जाएगी हमारी 2 मीटर 3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ का मेजर कर पाएंगे डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम लोग डायरेक्टली मीटर की हेल्प से नहीं मेजर कर पाएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पहाड़ की लेंथ हमें बतानी है कि कितना हाइट है पहाड़ की, तो वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, थोड़ी सी हम लोग को असुविधा टाइप की होगी। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अर्थ पे और हमें मून की डिस्टेंस बतानी है या फिर किसी दूसरे प्लैनेट की बतानी है, यहाँ से सन की डिस्टेंस बतानी है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं डायरेक्ट इस मेथड से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कि डिस्टेंस कितनी है। डायरेक्ट मेथड की सहायता से हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे, असंभव टाइप का है, इम्पॉसिबल। तो उस पे दूसरा हम लोग तरीका लाते हैं और वो तरीका कहला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। उसको कैसे काम पे लाते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है अपना, हमें इसकी हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो करते क्या है, हम लोग कुछ दूर चले जाते हैं इस पहाड़ से, मान लीजिए यहाँ पे हैं, और इस वाले हिस्से से हम लोग पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को देखेंगे और जितना भी एंगल बन रहा होगा उसको देख लेंगे हम लोग। हमें पहाड़ की हाइट मेजर करनी थी तो हम पहाड़ से कुछ डिस्टेंस दूर गए और यहाँ से उस हिस्से को देखेंगे और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये पता कर लेंगे कि कितना एंगल बन रहा है। मान लीजिए θ1 एंगल बन रहा है। फिर हम लोग थोड़ा सा पास जाएंगे, कितनी डिस्टेंस दूर पास जाएंगे वो हम लोग को पता रहेगा कि हम लोग यहाँ से 5 मीटर चल के आ गए, 10 मीटर चल के आ गए, मान लीजिए कि 10 मीटर चल के आ गए। अब फिर से यहाँ से देखेंगे उसके ऊपरी हिस्से को तो हमें फिर से कुछ एंगल मिलेगा, इसको भी हम लोग मेजर कर लेंगे θ2। अब ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन चुका है। आपने 10th में पढ़ा है कि खंभे की हाइट बताना है, ये हाइट आपको बतानी है, जबकि अगर इस खंभे से अच्छी खासी डिस्टेंस दूर पता रहेगा, उसमें 50 मीटर दूर खड़े हैं, तो फिर यहाँ पे खड़े होके अगर इस खंभे के ऊपरी हिस्से को देखा जाए तो इतना एंगल बन रहा है, फिर अगर 10 मीटर पास गए तो फिर इतना एंगल बन रहा है। तो आप लोगों ने इस तरीके को क्वेश्चन किए हैं कि खंभे की हाइट कितनी होगी। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया है और हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि इस पहाड़ की हाइट
कितनी है। हमने डायरेक्टली नहीं मापा है स्केल लेके कि इसको माप लिया है, नहीं, हमने थोड़ा सा स्टाइलिश तरीका आजमाया है। तो ये मेथड कौन सा कहला गया, इनडायरेक्ट मेथड। उसी तरह एक नया एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे हम लोग ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं और हमें मून की डिस्टेंस बतानी है। ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर हम लोग इधर साइड देखें, यहाँ से इस वाले हिस्से को देखें तो कुछ भी दिखेगा। फिर उसी इंस्ट्रूमेंट को घुमाते जाएंगे और जब तक ये वाला हिस्सा ना दिखने लगे तो फिर यहाँ पे घुमाना बंद कर देंगे। अब ये वाला एंगल आसानी से बता देगा वो इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मान लीजिए कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू होता है आर्क। तो ये वाला हिस्सा आर्क कहला जाएगा। अगर ये वाली डिस्टेंस डी हो तो ये डी अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, ये कहला जाएगी कैपिटल डी। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर हमें इस मून की ये वाली डिस्टेंस पता हो, है ना, कि कितनी है, और ये थीटा पता हो, तो हम लोग ये कैपिटल डी का मान आसानी से निकाल पाएंगे कि अर्थ से ये मून कितनी हाइट पे है। कैपिटल डी का मान आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि अब ये मैथ का क्वेश्चन बन गया है। तो हमने किया क्या, यहाँ से हमें ये मान लीजिए ये मून है, यहाँ से हमें मून की डिस्टेंस बतानी है कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है। करेंगे क्या, हम लोग इस वाले हिस्से से देखेंगे इस वाले हिस्से को, फिर इस वाले हिस्से को देखेंगे, तो दोनों के बीच जो भी एंगल बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है वो थीटा आ गया, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से निकाल पाएंगे आसानी से। तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन कैपिटल डी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे कि कितने डिस्टेंस दूर पे है। या फिर अगर हमें कैपिटल डी पता हो कि हम लोगों से ये मून इतनी डिस्टेंस दूर है, तो आप आसानी से ये वाली डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि इसका मून का डायमीटर कितना है। कोई भी दो वैल्यू पता हो तो तीसरी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिना नापे, है ना, हम लोग स्केल से नहीं माप रहे हैं कि यहाँ से स्केल लेके मापने लगे कि चंद्रमा की हाइट कितनी है, हम लोग से कितना डिस्टेंस दूर है, बल्कि थोड़ा सा स्टाइलिश तरीका लाए हैं। एक नए तरीके से हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ कैलकुलेशन से कि यहाँ से मून कितनी डिस्टेंस दूर है। और ये भी ऐसा ही था, हम लोग मैथ कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल पाएंगे। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और भी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।